Hello everyone, welcome back to Edusit Channel Juniors. Today I am going to share some tips for scoring good marks in chemistry exam for your JEE 2024 exam. I hope everyone is studying hard and well for the exam. Now I have seen many of my friends and even of my juniors की वो लोग बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से हो रहा है, मतलब मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत हो रही है। केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं आ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो, मेमोराइज भी करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसे लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी की ज़रूरत है। तो उनको दोनों को आपको ज़रूरत होंगे केमिस्ट्री में। सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स which I am divided into three types of category, like the very important chapters and the important chapters and not very important ones. First of all, starting with the very important ones, the first chapter is coming is the atomic structure. Every year almost every paper आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक ना एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको देखना होगा कि जो डी बर्गली का जो फार्मूला, डी बर्गली वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी और एसपीडीएफ जो पार्ट है वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। स्पेशली आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो नेल बोहर थ्योरी पार्ट है, एनर्जी डायग्राम और एनर्जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वेवलेंथ होगा एक इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहे हैं और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा। तो इस चैप्टर में आप कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, आपको सारे करना होगा इस चैप्टर में। Then next comes the chemical bonding and molecular structure chapter, which is the I think the most important part of the chemistry. इस चैप्टर में भी आप सब कुछ ही करना होता है, लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, द VAC पर थ्योरी, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन एंड द स्ट्रक्चर्स एंड द जियोमेट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स, व्हाट टाइप ऑफ जियोमेट्रीज एंड द स्ट्रक्चर्स दे आर कंवर्टिंग एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट। तो इस चैप्टर एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है वो बाकी चैप्टर्स के लिए। वो इस चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इस चैप्टर में आपको थोड़ा नॉलेज भी और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बारे लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स में बहुत ज़रूरत होंगे। तो इस चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आप मान के चले कि यहाँ से तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही केमिकल बॉन्डिंग है। तो इस आपको पूरा ही करना होगा, स्पेशली जो हाइब्रिडेशन VAC पर थ्योरी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट कमिंग टू द रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर सी, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपको बैलेंस ऐसे नहीं देंगे, बट यू हैव टू नो द नॉलेज, लाइक वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही देता है कि बैलेंस करो भाई इन द एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, बट उनका आपका नॉलेज ज़रूरत होंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हर बार EMF ऑफ द सेल, नर्स इक्वेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वहाँ से आपको न्यूमेरिकल टाइप में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट। और MCQ में आपको कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कौन आपका ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर्स इक्वेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चैप्टर में से आप देखेंगे तो एक पेपर में भी एक और दो क्वेश्चन आ ही जाता है हर पेपर और हर सेशन में। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो आप छोड़ सकते, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा चैप्टर है कि वो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का भी आपका नॉलेज ज़रूरत होंगे कि किस तरह हाइब्रिडेशन है शेप। तो इस चैप्टर में से भी आपको लिगैंड का स्ट्रक्चर, शेप, कलर, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, और या से कभी कभी आयुपैक नेम भी आ सकते हैं,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आयुपैक नेम भी आपको अच्छे से करना जाना होगा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स चैप्टर के लिए। ये आपके सारे थे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी। Now, rest of the chapters you can see that they are mostly found the organic chemistry part in the very important category. Now, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ देखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सबसे टफ भी हो सकता है, सबसे इजी भी हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। लाइक ये ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्चुअली, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो एनसीईआरटी के सारे इक्वेशंस है, लाइक ऑल द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑल अदर टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस, और जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं उनको आपको मेकानिज्म जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स लोग एक मेमोराइज करके चला रहता है कि ऐसे होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो जेई और एनटीए वाले कभी वो रिएजेंट कभी चेंज कर देते, कभी वो मीडियम चेंज कर देते। तो आपको अगर मेकानिज्म पता होगा कि किस मेकानिज्म पे हो रहे, क्या कार्बन आयन हो रहे, और कुछ फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन हो रहा है, वो सब का आपको देखना होगा कि किस मेकानिज्म से हो रहा है। लाइक हाइड्रोकार्बन्स में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में सबसे इम्पोर्टेंट है एल्कीन पार्ट। वहाँ पर एडिशन, रिएक्शंस, एलिमिनेशन और बहुत सारी वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बाकी सारे चैप्टर्स है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, यहाँ पे आपको सभी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली फिनॉल का रिएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड ईथर पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। And for the aldehyde and ketones, these are also very important chapter. ये इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लाइक आपको एक क्वेश्चन में तीन चार चैप्टर्स का जरूरत मिलेंगे। लाइक ए टू बी एक रिएजेंट दे देगा कैसे हो रहा है वो आपको होगा, और बी टू सी और एक कंपाउंड दे देगा, और एक सी, सी टू डी ऐसे करके। तो इन चारों चैप्टर्स तो आपको एक कॉम्बाइन क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलता हूँ कि मेकानिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का रिएक्शंस एकदम मस्ट डू करना, बिकॉज एनसीईआरटी से ही वो लोग देते हैं, और मेकानिज्म जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now coming for the list of important chapters, because the first category were very important chapters which was must do. Like before you are going for the exam, you have to do for scoring good. Now coming the important chapters, they are also very important and coming almost every shift. Like the first chapter which comes in this category is some basic concepts in chemistry. यहाँ पर आपको मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी से आपको न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन दिख जाएगा, और आपको दे देगा कंपाउंड का नाम, वॉल्यूम दे देगा, और एक मोलालिटी, मोलालिटी का वैल्यू पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बहुत आने का चांस है। सॉल्यूशन चैप्टर से अगर आप रॉस लॉ लिखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जैसे कि बोल रहा था कि सॉल्यूशंस चैप्टर में रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली, लाइक एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंटर फैक्टर वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो सॉल्यूशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। Next chapter which comes in this under this category is chemical equilibrium. Another important chapter आपको केपी केसी का वैल्यू पूछ सकते हैं, और कुछ रिएक्शंस देखे क्या हो रहा है, बैकवर्ड
हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है कभी कभी। देन कम्स केमिकल काइनेटिक्स। ये बार आपको फास्ट काइनेटिक्स देखना होगा। रेट ऑफ रिएक्शंस, कभी कभी चार्ट देख के रेट ऑफ द रिएक्शंस पूछते हैं, कितना टाइम हो सकते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। यहाँ पर भी आप न्यूमेरिकल टाइप में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। लाइक ये आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है क्या कि किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, किसका कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा है। तो इस चैप्टर का तो बेसिकली मेमोराइजिंग चैप्टर है। यहाँ पर कुछ देखना होगा, कुछ एक्सेप्शन होगा कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या कुछ होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज़्यादा है, क्या है। तो इस चैप्टर भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग और फॉलोइंग ऑर्डर इन एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, इससे। और एक्सटेंशंस तो ये पर मस्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन से ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट का पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का सब जो फैमिली वाइज करना होगा, स्पेशली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड हो जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उनके स्ट्रक्चर कितने बॉन्डिंग है, ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सल्फर का क्या कंपाउंड है, किस तरह का एसिड फॉर्म करता है, किससे रिएक्ट करते हैं। तो ये भी बेसिकली अगेन आई मेमोराइजिंग चैप्टर। ये स्पेशली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए। और अगर देखेंगे आप तो नोबेल गैस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जेनॉन का रिएक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जेनॉन के ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ किया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको देखना है कि क्या प्रिंसिपल, क्या टेस्ट ऐसे करना होगा। इससे भी एक कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, हर शिफ्ट में नहीं आता है लेकिन एक ना एक आ जाता है। नेक्स्ट ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर है। यहाँ पर मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा कि इग्नोर करके चला जाता है, ये सोचते हैं कि वो पूरा मेमोराइजिंग चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में कभी कभी दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूरा मेमोराइजिंग चैप्टर है लेकिन ये स्कोरिंग चैप्टर भी है। अगर आप देखेंगे इसको पूरा मेमोराइज करना है और ज़्यादा कुछ टफ चीज़ नहीं है, ये आपको स्कोर बहुत बूस्ट अप करेंगे। ये स्पेशली जेई मेंस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगी बायोमोलिकुल्स ऐसे वन ऑफ देम, कि ये आपको मार्क्स बूस्टिंग चैप्टर है ऐसे बोल सकते हैं। कि यहाँ पर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, ये बहुत स्ट्रक्चर रिएक्शंस देख के जाना कि क्या है, क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज फ्रुक्टोज का रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन टेस्ट। नेक्स्ट चांस आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये थोड़ा टफ चैप्टर है और उस उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे कभी कभी पीएच से क्वेश्चन आ जाते हैं और आयन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हो जाता है। कभी कभी दो मिक्सचर का एसिड और बेस का रिएक्शन दे देते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पीएच देते हैं और फाइनल जो मिक्सचर है उनका पीएच पूछिए। तो कभी कभी थोड़ा स्टूडेंट्स को देखा कि टफ चैप्टर है वे, तो वो आप थोड़ा वक्त के लिए छोड़ भी सकते हैं अगर इफ़ यू हैव नो टाइम। बट ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट ना। अगर आप देखेंगे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कोई अगर अटेम्प्ट में ये हर पेपर नहीं है, अगर 3 और 4 पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे डी एंड ए ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल डी एंड ए ब्लॉक अगर देखेंगे पूरा ही मेमोराइजिंग चैप्टर है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कुछ कभी कभी वो टाइट्रेशन का रिएक्शंस थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इस चैप्टर को थोड़ा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो उतना भी वेरी इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर में नहीं बोलूँगा। अगर टाइम सके कि ये देख लेना। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जेई मेन पर्सपेक्टिव से नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। जेई एडवांस के लिए जो लोग प्रिपेयर करेंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस चैप्टर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप वाइज जो डिवीजन होता है उनका, ग्रुप रिएजेंट, रिएक्शंस, टेस्ट, कौन सा कलर, फ्लेम टेस्ट, ये सब है।
देखिए वो उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये था थोड़ा चैप्टर्स का लिस्ट। एंड अगर सब देखेंगे तो फिजिकल, अगर आप डिफरेंट थ्री टाइप्स में बोलेंगे कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, अगर सबसे पहले फिजिकल की मैं बोलूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जो आपको प्रैक्टिस भी करना है और थ्योरी भी पता होना चाहिए। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, देन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होगा, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इक्विलिब्रियम पार्ट, काइनेटिक्स। वो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना था कि एक एक टाइप का क्वेश्चंस कि कैसे हो रहा है। वो उसके लिए आपको थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री में कोई बोलेगा कैसे करूँ, उनके लिए मैं बोलूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाई क्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक पीवाई क्यू कैसे टाइप का क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहे इंपॉर्टेंट, और थ्योरी भी जानना होगा। तो न्यूमेरिकल्स मैं बोलूँगा फिजिकल केमिस्ट्री में जितना हो सके करो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से तो न्यूमेरिकल से करेंगे, पीवाई क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, बट न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वन ऑफ द मोस्ट ऐसा टाइप हो गया कि वो आपको मेमोराइज ही करना होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन बाकी जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गया, उनका आपके एनसीईआरटी से बहुत, पूरा ही 100% एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। उनका अलग से कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि और कोई दूसरा बुक कर लूँ और ऐसा कर लूँ। बट आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एनसीईआरटी से वो लोग क्वेश्चंस देगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो पूरा ही मेमोराइजिंग पार्ट है, बहुत कम ही अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। नेक्स्ट कम्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर देखा है कि सिर्फ दे आर लाइक मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस कि ऐसा हो गया, ऐसा रिएक्शंस हो गया, बस हो गया। बट ऐसे करने से आपको बोर्ड में तो अच्छे से हो ही जाएगा, बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जेई मेंस और कॉम्पिटिशन जैसे कि डब्ल्यू बी जेई में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस उतना नहीं मिलते हर बार। लाइक आपको थोड़ा रिएजेंट चेंज कर देगा, आपको थोड़ा कंपाउंड का टाइप चेंज कर देगा कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में कुछ चेंज कर देगा, ऐसे कुछ चेंज कर देगा, और कॉम्बाइंड रिएक्शंस भी देगा, लाइक ए टू बी देन बी टू सी एंड सी टू डी। तो वहाँ पर लोग फंस सकते हैं क्योंकि कौन सा कार्बोकैटायन है। और ऐसे भी क्वेश्चंस होता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसलिए आपको जो इंटरमीडिएट स्टेट हो रहा है वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तब अगर नहीं जानोगे तो आप बोल नहीं पाओगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक केस का जहाँ से भी पढ़ ले और जिस बुक से भी पढ़ ले, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि फर्स्ट प्लीज लर्न द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स अगर नहीं पढ़ोगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया, जो कोर ऑर्गेनिक में आ गया, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलोजेंस वाला पार्ट, एलडीएस और की, या पूरा मैकेनिज्म से करना होगा। एंड लाइक उसलिए आपका मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पीवाई क्यू देख सकते हो कि कैसे तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जैसे बोले मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक टाइप ऑफ रिएक्शन एक क्वेश्चन में जैसे दे रहे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही बार आ रहे। एंड केमिस्ट्री के लिए ओवरऑल इफ आई से व्हाट इज द अल्टीमेट पीस, मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत कीजिए। लाइक I have seen students, many students that are to say yes, that maths is the most difficult subject or physics is very conceptual. I will be devoting time for that to subject, and chemistry में तो हो जाएगा, वो तो सिर्फ मेमोराइजिंग ही करना है, बाद में इजी हो जाता है। लेकिन इजी उतना नहीं है तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, और डिफिकल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। केमिस्ट्री का कोई रोज़ पढ़ता है कुछ टाइम से, अगर ठीक ठाक अप्रोप्रिएट टाइम से,
तो केमिस्ट्री में वो बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर पाएगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि ऐसे कर देंगे क्या होगा। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है बहुत, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिर से ओवरऑल आपको तीन सब्जेक्ट्स में इक्वली टाइम डिवोट करना होगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से डीपर कर रहा है और मैथ्स ही कर रहा है और केमिस्ट्री भी करता रहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट हैज सम favorite subjects of his or own choice. But if I say that, please don't neglect any subject, balance three subjects. और अगर कोई इससे डब्ल्यू जेई का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं along with जेई मेन और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि अगर आप जेई मेन का प्रिपरेशन कर ले, उनके इक्विवेलेंट जो एग्जाम्स है जैसे डब्ल्यू जी और अदर एग्जाम्स हो गया, उनका प्रिपरेशन अपने आप ही हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा पैटर्न में चेंज होता है कि डब्ल्यू जी और अदर एग्जाम्स में। तो उनके लिए आप मैं बोलूँगा कि लास्ट में वो सिलेबस हो जाने के बाद थोड़ा मॉक टेस्ट या सम स्पेसिफिक पैटर्न्स लाइक डब्ल्यू जी में जो टेस्ट होते हैं वो मैं बोलूँगा। जेई मेन के लिए तो मैं बोल दूंगा कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जब मॉक टेस्ट में मारेंगे बोलता हूँ, मेरा एक स्टोरी बोलता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई वॉज अ कोविड स्टूडेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, माई क्लासेस वर ऑल्सो ऑनलाइन, एंड वो तो बहुत टफ सिचुएशन था हर स्टूडेंट के लिए। तो मैं जब 11th में था, वहाँ पर जो मैं जिस कोचिंग से साथ मैं पढ़ता था, देयर आई यूज टू गो वन डिसेंट मार्क्स। मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत अच्छा था, मैं डिसेंट स्कोर करता था। तो 11 में मेरा प्रिपरेशन आप देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा था। जो मॉक टेस्ट होता था जो 11 के हिसाब से, वो मैं ठीक ठाक करता, लेकिन जब मैं 12th में आया, लेकिन वो जब तब मेरे लिए सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होने लगे। लाइक जो चैप्टर्स हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आई कुडंट कोप अप विद, और मेरा जो मार्क्स था वो धीरे धीरे पूरा ग्राफ नीचे आता जाया। एक समय आया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। लाइक I was just thought I was to give up JEE preparation and choose some other streams and other options for general line whatever। एक समय ऐसा आ गया था, बट मेरे ऐसे हुआ था। मैं उसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई काम में आ जूनियर्स के लिए कि जो मॉक टेस्ट होता है, लाइक जिस भी स्टेज पे आप दे रहे कि चैप्टर वाइज हो, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन हो, अगर कोई किसी का मार्क्स कम आ रहा है ना, तो घबराइए मत। बिकॉज मेरा जब एक्चुअल एग्जाम हो रहा कि डब्ल्यू जी या जेई मेंस और अदर एग्जाम्स, तो वहाँ पर जो जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे और मॉक में जो क्वेश्चंस थे, तो डिफरेंस था। मैं बोलूँगा नहीं कि एकदम मॉक में बहुत डिफिकल्ट ला रहा था, एग्जाम में इजी, बट मॉक में कभी कभी ये होता है ना कि जब आप घर आप जब कोचिंग या घर के बैठ में कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे, वो एनवायरनमेंट थोड़ा कंडक्टिव नहीं होता है। जब अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कभी कभी लोग नर्वस भी हो जाते हैं, मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा। अगर आप देखेंगे कि अटेंशंस और भी ज़्यादा आसानी से लग जाता है कोई एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे। और अगर तो मॉक टेस्ट के मार्क्स में मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट का एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस पार्ट में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है। बिकॉज मॉक टेस्ट एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू एनालाइज योर सेल्फ। और अब मैं बोलूँगा कि competitions तो like 8 लाख 9 लाख 10 लाख whatever, but I think the best competition is to with yourself. If you can do better, I think you are your own best competitor. Competition तो at the end all over India students के बड़े हैं, but best competition आपके बीच में ही है। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से आप मतलब थोड़ा घबराइए मत, और डिप्रेशन में ऐसा कुछ मत सोचिए, बिकॉज मैंने बहुत फेस किया था कि मॉक में नहीं आ रहा कि मैं असली एग्जाम में मैं क्या करूँ। बट इन द एंड मैं ठीक ठाक ही स्कोर किया था इन डब्ल्यू जी और अदर एग्जाम्स मैंने दिया था। तो मॉक टेस्ट को मैं बोलूँगा कि बहुत सीरियसली ले। मॉक टेस्ट का वीक में एक बार और दो, मंथली तो 2 बार ट्राई करिए ज़रूर। एंड मैं अगर ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बोलूँगा कि
अगर आप दिन में कितने भी घंटा पढ़े, लाइक वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू आर डिवोटिंग फॉर योर स्टडीज, I would like to say please devote your time any other things for your, maybe that your for your hobby, for like you're going out whatever. Because मेरे टाइम में जब मेरा पैंडेमिक था, मेरा तो घर के बाहर जाने का ऑप्शंस भी नहीं था, और वो थोड़ा मैं प्रॉब्लम फेस किया। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई आप स्पोर्ट्स हो कुछ सीखते हो तो प्लीज़ कैरी ऑन योर हॉबी। तो अगर आप पूरा दिन भर पढ़ाई करेंगे और एक एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत परेशान भी आ सकते हैं, लाइक मेरे साथ ये हुआ था, पैंडेमिक पे टाइम में हुआ था कि अगर पूरा टाइम अगर पढ़ाई पे दे रहे हैं तो कभी कभी माइंड भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई विल से प्लीज कभी कुछ टाइम प्लीज डिवोट फॉर हॉबीज और एनीथिंग दैट यू लाइक, ओके। एंड मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर दिन मतलब कुछ ना कुछ टाइम डिवोट कर लिया, ऐसा नहीं है कि एक दिन और दो दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक दिन का पढ़ना, एक वीक का पढ़ना मैं एक और दो दिन में पढ़ लूँगा, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आपको बहुत बैकलॉग आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट एक आध दिन होगा कि आप पूरा नहीं पढ़ गए, बट एकदम पढ़ने से मतलब मत छोड़िए कि वीक में हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए, अगर कोई बहुत हेल्थ इशू ना हो तो। और मैं मुझे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स के पहले, जैसे जेई मेन हो, डब्ल्यू बी जेई हो और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे जो चैप्टर सब छोड़ के जाते हैं, वो आप पढ़ने की कोशिश करते, लाइक वो एक और दो दिन पहले आप सोच रहे कि मेरा टाइम बच गया तो मैं कर लूँ, बट नेवर डू दैट अगेन। ये आपको बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज अगर कोई नया चीज़ दो दिन पहले करने जा रहे तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, और जो आप पढ़े हुए हैं जो चैप्टर्स उनके साथ भी आपका प्रॉब्लम होगा, और एग्जाम पे देखेंगे तो जो क्वेश्चन आता था वो भी आप नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई से जो जितना प्रिपरेशन हो सके करो, मतलब 90% 80% जब करो, बट इन द एंड मत करो। इन द एंड रिविजन भी करना होता है, तो डोंट डू एनीथिंग न्यू एट द एंड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रायोरिटी सबसे पहले रखिए, देन इंपॉर्टेंट, एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आप टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा पार्ट है। बट मैं बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट कुछ छोड़ना मत, प्लीज डोंट एनीथिंग लीव फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत कनेक्टिंग पार्ट है। तो एक रिएक्शन में बाकी चैप्टर का भी बहुत लिंक हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कीजिए। इनऑर्गेनिक अगर कुछ पार्ट डिफिकल्ट लगा, कुछ रिएक्शन छोड़ सकते हैं, फिजिकल की भी आप देख रहे हैं उतना आसान नहीं हो रहा है, वो छोड़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई विल से। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था, विल मीट यू सून, थैंक यू।